जय हिंद साथियों। पिछली वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश की मिट्टियों से संबंधित पूरी की पूरी विस्तृत जानकारी ले ली और वो जो वीडियो है ये मेरा दावा है कि उससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं बनने वाला है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लें। और आज की वीडियो में हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि विगत परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश की मिट्टियों से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और संभावित प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आपके सामने 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, मृदा का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? पेडोलॉजी, मडोलॉजी, स्वालॉजी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर साथियों क्या है? पेडोलॉजी। ये मैंने पूरी डिटेल पिछली वीडियो में दे दी है। अगर आप चैनल के नए मेहमान हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और उत्तर प्रदेश की मिट्टियां, ये थंबनेल है उसका, और उसको जाके जरूर से जरूर देखें। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? पेडोलॉजी। अब बात करते हैं कि मृदा भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? वासली विच डोकोचेव को, या चौधरी चरण सिंह को, या सविंद्र सिंह को, या एम.एस. स्वामीनाथन को? तो इसका उत्तर साथियों क्या है? वासली विच डोकोचेव। अब साथियों बात करते हैं कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपको ये तीनों प्रश्न मालूम थे तो इसका मतलब है आपकी तैयारी का स्तर अच्छा है। और अगर इन तीनों प्रश्नों में से आपको लगता है कि सिर्फ मुझे एक आता था, जैसा कि मृदा का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, लगभग लगभग सभी बच्चों को मालूम रहता है, तो इसका मतलब है आपको तैयारी की और ज्यादा आवश्यकता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्नों की। तो अगला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? भूमि बोल अदुल्या देज की याद में, या चौधरी चरण सिंह की, या विश्वनाथ प्रताप सिंह की, या मुलायम सिंह की? तो साथियों ये भूमि बोल अदुल्या देज की याद में मनाया जाता है। अगर आप इनके बारे में जानना चाहें तो मैंने जैसा बताया उस वीडियो को जाके जरूर से जरूर देखें। वीडियो में सारी की सारी मैंने डिटेल दे दी है। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर ए होना चाहिए साथियों। अगला बात करते हैं कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? भोपाल में, नई दिल्ली में, नागपुर में, रामपुर में? तो साथियों इसका उत्तर क्या है? भोपाल। अगली बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय मृदा कौन सी है? काली मृदा, लाल मृदा, या जलोढ़ मृदा, या लेटराइट मृदा? जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में, जैसा मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ, अगर चैनल के नए मेहमान है तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि भारत में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा मृदा कौन सी है, क्षेत्रफल में कौन सी मृदा पाई जाती है? वो है जलोढ़ मृदा। और यही भारत की राष्ट्रीय मृदा भी है। और भारत की सबसे उपजाऊ मृदा की बात करी जाए तो जलोढ़ मृदा की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या होना चाहिए? सी उत्तर होना चाहिए। आइए अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मृदा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जाता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के भौतिक जब विभाजन करते हैं तो 3 भागों में बांटते हैं, हिमालयी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। इसका मतलब हुआ कि 3 तरीके की मिट्टियां भी मिलनी चाहिए, यानी 3 भागों में बांट सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टी कैसी होगी, मैदानी क्षेत्र की मिट्टी कैसी होगी, और पठारी क्षेत्र की मिट्टी कैसी होगी? इसका मतलब इसका उत्तर क्या होना चाहिए कि 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में साथियों? 3 भागों में। और उत्तर क्या निकल के आया? बी। अब अगली बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मुख्य रूप से भाबर मृदा पाई जाती है? मैंने आपको बताया कि जो हिमालय क्षेत्र है उत्तर का, उसमें भाबर और तराई क्षेत्र मिलता है। भाबर क्षेत्र कहां से कहां तक है साथियों? यह है
सहारनपुर से बिजनौर तक। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए साथियों? बी उत्तर होना चाहिए। अगली बात करते हैं कि तराई क्षेत्र की मृदा में किन फसलों की खेती की जा सकती है। अब यहाँ पर कॉमन सेंस भी लगाया जा सकता है कि जहां पर तर क्षेत्र होगा, यानी जहां पर पानी की मात्रा अधिक होगी, वहां पे हम लोग कौन कौन सी खेती कर सकते हैं? धान की कर सकते हैं, जूट की कर सकते हैं, गन्ना की खेती कर सकते हैं। इन फसलों को पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो जो विकल्प आपको दिखे यहाँ पर, इसका मतलब धान, गन्ना और जूट हमको सी में दिखाई दे रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो गया साथियों? सी हो गया। अब अगले प्रश्नों की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है कि जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता पाई जाती है? तो याद रखिए, जलोढ़ मृदा में पोटास और चूना की अधिकता पाई जाती है, और कमी किसकी पाई जाती है? फास्फोरस और नाइट्रोजन की। तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या हुआ 10वें का? ए। आइए साथियों 11वां प्रश्न देखते हैं कि जलोढ़ मृदा की नवीनता और प्राचीनता के आधार पर इसे कितने भागों में विभक्त किया जाता है। तो मैंने बताया कि जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो खादर और बांगर। तो यहाँ पे उत्तर क्या होना चाहिए साथियों? कि दो भागों में बांटते हैं, और उत्तर क्या हो गया हमारा? ए विकल्प हो गया सही। अगली बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो साहब, उत्तर प्रदेश का जो मैदानी क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, और ये किसके द्वारा बनाया गया है? वो नदियों के द्वारा बनाया गया। और नदियां कौन सी मिट्टी बिछाती हैं? जलोढ़ मृदा। इसका मतलब हुआ कि साथियों यहाँ कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में है? वो जलोढ़ मृदा है। इसका उत्तर होना चाहिए सी। हाँ, अगर यहाँ पर विकल्प होता कि जलोढ़ दोमट मृदा, तो फिर हम लोग लगा देते जलोढ़ मृदा पे। जलोढ़ मृदा भी अगर विकल्प होता और जलोढ़ दोमट मृदा भी होता, तो इसमें उत्तर क्या आना चाहिए था? जलोढ़ दोमट। ये आगे मैंने प्रश्न लिया, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे विकल्प हमारा 12वें प्रश्न का कौन सा सही हो रहा है? सी विकल्प। आइए अगले प्रश्नों की चर्चा करते हैं कि गंगा जमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहां नदियों को बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता, वहां की मृदा को कहा जाता है जलोढ़ मृदा, भूड़ मृदा, बांगर मृदा, या इनमें से कोई नहीं। तो साहब, मैंने बताया कि नदियों द्वारा जो मिट्टी बिछाई जाती है कौन कौन सी होती है? खादर और बांगर। और जो खादर मृदा है वो नवीन जलोढ़ मृदा है, और बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा है। तो इसका मतलब है जब पानी वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा नदियों का, तो ऊपर कौन सी मिट्टी नहीं बिछ पाएगी? नवीन जलोढ़ यानी खादर मृदा नहीं बिछ पाएगी। तो इस मिट्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? बांगर मृदा। तो उत्तर क्या हो गया सही? इसका सी उत्तर इसका सही हो गया। अब साथियों हम लोग बात करते हैं 14वें प्रश्न की। 14वां प्रश्न है सघन कृषि एवं अव्यवस्थित प्रबंध के कारण बांगर मृदाओं में किसकी कमी होती जा रही है? विकल्प हमारे सामने है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ए और बी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जलोढ़, खादर या बांगर जब भी शब्द आ जाए, इसका मतलब है इस मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, और चूना और पोटास की मात्रा ज्यादा होती है। तो इसका मतलब किसकी कमी होती जा रही है? नाइट्रोजन और फास्फोरस की। इसमें हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? सी विकल्प। और साथ में आपसे सवाल कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस या ऊसर भूमि बनने का कारण क्या है? तो रासायनिक खादों का अत्यधिक जो प्रयोग है किसानों द्वारा, उसकी वजह से खादर और बांगर ऊसर में तब्दील होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? सी विकल्प। अगला बात करते हैं कि लवड़ी ऊसर भूमि का पीएच मान कितना होता है। तो साहब, ये आपको याद करना है कि 8.5 से कम होता है, और उत्तर क्या हो गया इसका? हमारा डी विकल्प। आइए अगले प्रश्नों को देखें कि उपहार मृदा किसे कहते हैं। अगर लिखने में कोई करेक्शन हो गई है तो इसको समझ लीजिएगा। फिलहाल प्रश्नों पे आप ध्यान दीजिए कि उपहार मृदा किसे कहते हैं? बांगर, खादर, जलोढ़ या भूड़ को। तो साथियों मैंने बताया कि जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसे हम उपहार मृदा के नाम से भी जानते हैं, और ये उपहार मृदा कहाँ पे कहा जाता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उपहार मृदा के नाम से भी जानते हैं। और पुरानी जलोढ़ आप जानते हैं किसे कहा जाता है? बांगर को
पुरानी जलोढ़ और खादर को नवीन जलोढ़ के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे उपजाऊ कौन सी होती है, खादर होती है कि बांगर होती है, तो आप बोलेंगे कि जो नवीन जलोढ़ है जिसे खादर कहा जाता है ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है दोनों की अपेक्षा। अब बात करते हैं 17वें प्रश्न की, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। देखिए विकल्प आ गया है आपके सामने, जो मैंने आपको पीछे सवाल पढ़ा था कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो वहां पे मैंने किसको सही किया है, जलोढ़ मृदा को। लेकिन यहाँ पे देखिए दो विकल्प सामने दिखाई दे रहे हैं कि जलोढ़ भी है और जलोढ़ दोमट भी है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी जलोढ़ दोमट हो तो उस पे टिक लगाइएगा, तो इसका मतलब हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा, जलोढ़ दोमट मृदा। आइए अब 18वें प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से किस जिले में लवड़ी एवं क्षारीय मृदा नहीं पाई जाती है। तो साहब कौन सी मृदा नहीं पाई जाती है, लवड़ी और क्षारीय मृदा। तो साहब इसका उत्तर याद रखिएगा कि सुल्तानपुर, बरेली और कानपुर में तो लवड़ी और क्षारीय मृदा पाई जाती है, लेकिन फैजाबाद में नहीं पाई जाती है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं कि इटावा, एटा एवं रायबरेली का एक विस्तृत हिस्सा किस भूमि के अंतर्गत आता है, उपजाऊ भूमि, बीहड़ भूमि, कठोर भूमि या क्षारीय भूमि। तो इसका उत्तर क्या है साथियों, क्षारीय भूमि के अंतर्गत आता है और ये हमारा डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा ऊसर भूमि का अन्य नाम है। तो ऊसर भूमि का अन्य नाम क्या है, रेहे। अगर आप उत्तर प्रदेश के गांव से संबंध रखते हैं तो जो पुराने तालाब या पोखर थे उनमें रेह मृदा ज्यादा पाई जाती थी, इससे कपड़े धोने का काम, बाल, यहां तक कि महिलाएं बाल भी धोती थी और इसका काम किया जाता था। अगली बात करते हैं अगले प्रश्न की कि दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदाओं के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो दक्षिण उत्तर के आप जानते ही हैं, झांसी, जालौन, चित्रकूट सारे के सारे बुंदेलखंडी क्षेत्र में आते हैं। इसका मतलब हुआ कि सुल्तानपुर नहीं होगा। अगर आपने मैप ढंग से पढ़ा है तो इसका मतलब कि यहाँ पे ए विकल्प इसका सही हो जाएगा कि दक्षिण के पठारी क्षेत्र के मृदाओं के अंतर्गत सुल्तानपुर नहीं आता है और ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्नों की बात करें कि उत्तर प्रदेश में दक्षिण के पठार की मृदा को क्या कहते हैं, बघेलखंडी मृदा, पूर्व प्रदेशी मृदा, बुंदेलखंडी मृदा या पठारी मृदा। तो साहब मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है वो पठारी क्षेत्र तो है, लेकिन वो बुंदेलखंडी क्षेत्र कहलाता है। तो इसका मतलब बुंदेलखंडी क्षेत्र सही हो जाएगा, बुंदेलखंडी मृदा पाई जाती है, यानी इसका उत्तर क्या होना चाहिए, सी। अगला, निम्न में से किन मृदा प्रशस्तर के साथ हल्की दोमट मृदा मिलती है, भोंटा मृदा, माण मृदा, राकड़ या कई बार राकर भी लिखा रह सकता है, तो यह ध्यान रखिएगा, राकड़ मृदा या परवा मृदा। तो साहब इसका उत्तर क्या होना चाहिए, हमारा भोंटा मृदा। अब हम लोग 24वें प्रश्न की बात करते हैं कि माण मृदा उत्तर प्रदेश के कौन से जिलों में पाई जाती है, पश्चिमी सीमा जिलों में, पूर्वी सीमा जिलों में, दक्षिणी सीमा जिलों में और उत्तरी सीमा जिलों में। तो साहब इसका उत्तर याद रखिएगा, पश्चिमी सीमा जिलों में माण मृदा पाई जाती है। आइए अगली बात करते हैं कि मोटे कणों से बनी हुई काबर काली मृदा किस रंग की होती है। तो साहब बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि हल्के भूरे काले रंग की ये मृदा होती है, ये मोटे कण पाए जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, ए विकल्प सही होना चाहिए। अगला है राकड़ मृदा उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है। तो मैदानी भागों में, पर्वतीय एवं पठारी ढालों पर, जल प्लावित क्षेत्रों में, नदियों के किनारों पर। तो साहब इसका उत्तर क्या होना चाहिए, पर्वतीय एवं पठारी ढालों पर कौन सी मृदा पाई जाती है, राकड़ मृदा, और इसका विकल्प होना चाहिए बी सही। अगली बात करते हैं कि लाल
मृदा उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती? कानपुर, फर्रुखाबाद, लखनऊ, रायबरेली, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र। नहीं, लाल मृदा कहाँ पाई जाती है साहब? बुंदेलखंडी क्षेत्र में। और बुंदेलखंडी क्षेत्र में कौन कौन से देखो जिला दिखाई दे रहा है? सोनभद्र दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मिर्जापुर और सोनभद्र इसका उत्तर सही होना चाहिए। और उत्तर हमारा क्या होना चाहिए 27वें का? डी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 28वां। ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा धासन नदियों के जल प्लावित क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? भोंटा मृदा, राकर मृदा, परवा मृदा, लाल मृदा। तो साहब यहाँ पर उत्तर क्या होना चाहिए हमारा? ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा धासन नदियों में कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल मृदा। अगली बात करते हैं। अच्छा, अगर आपका तैयारी का स्तर अच्छा है तो ये बताइए कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है और पीली मिट्टी का रंग पीला क्यों होता है? किस वजह से होता है वो वजह बताइए और कमेंट करिए अगर आपका तैयारी का स्तर अच्छा है। एक सवाल और आपको दे देते हैं कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? मैंने क्या क्या सवाल आपको दिए, ये सवाल आपको कमेंट करना है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, पीली मिट्टी का रंग पीला क्यों होता है और काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है। कमेंट करिए। अगर आपका सवाल उत्तर अच्छा होगा तो मेरी तरफ से आपको आशीर्वाद, जल्दी से आप नौकरी पा जाएं। और अगर नहीं मालूम है तो भी कमेंट करिए, मैं उसका उत्तर आपको जरूर से जरूर दूंगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 29वां। मरुस्थलीय मृदा उत्तर प्रदेश के किस जिलों में पाई जाती है? कई बार कॉमन सेंस लगा लीजिएगा कि जो भी मरुस्थलीय यानी राजस्थान से टच करने वाले पास में जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वहां मरुस्थलीय मृदा पाई जाएगी। तो मथुरा भी टच करता है, अलीगढ़ भी पास में है, आगरा भी पास में है। तो इसका मतलब इन सभी जिलों में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, मथुरा, अलीगढ़, आगरा। इसका मतलब साथियों इसका उत्तर क्या हो जाएगा 29वें का? डी सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं कि अरावली प्रकार की मृदा उत्तर प्रदेश के किस जिलों में पाई जाती है? देखिए घुमा फिरा के बात पूछी गई है, तो अमरोहा हो नहीं सकता है। अगर अरावली कहाँ है? राजस्थान में। और इसका मतलब राजस्थान टाइप की मृदा कहाँ मिलनी चाहिए हमको? आगरा वाले क्षेत्र, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आगरा दिखाई दे रहा है ना आपको, तो इसका मतलब बी विकल्प इसका सही हो जाएगा 30वें का। आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बांगर क्षेत्र में कंकड़ तथा कठोर मृदा के टीले मिलते हैं। बांगर मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता होती है, बिल्कुल गलत बात है। बांगर मृदा क्षेत्र में मृदा परिपक्व तथा अधिक गहरी होती है। तो बांगर क्षेत्र में कंकड़ तथा कठोर मृदा के टीले मिलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन बांगर मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता नहीं, कमी होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर उत्तर कौन कौन से जो विकल्प हमको दे रखे हैं या कथन दे रखे, पहले कथन देख लेते हैं। पहला और तीसरा कथन बिल्कुल सही है। अब आइए विकल्प देख लेते हैं। बी विकल्प में पहला और तीसरा कथन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उत्तर इसका क्या हो गया साथियों? इसका उत्तर बी सही हो गया। अगली 32वें प्रश्न की चर्चा करते हैं कि निम्न में कौन सा कथन सही है? माण मृदा काली मृदा अथवा रेगुर मृदा के समान चिकनी होती है। इस मृदा में कृषि कार्य दुर्लभ होता है। तो ए भी सही है साथियों, और यानी पहला विकल्प भी सही, पहला जो कथन है वो भी बिल्कुल सही है और दूसरा कथन ये भी सही है। इसका मतलब हुआ सी, इसका जो विकल्प है वो सही होना चाहिए। 32वें का सी होना चाहिए। काली मिट्टी के बारे में आप जानते ही हैं कि इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। जब इसमें पानी का भराव होता है तो ये मिट्टी जब सूखती है तो दरारें पड़ जाती है, इसलिए स्वतः जुताई के लिए मिट्टी बोला जाता है। और ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती है ये मिट्टी, और इसमें खनिजों की अधिकता पाई जाती है। इसे काली कपास वाली मृदा भी कहा जाता है। इसमें कपास की खेती सर्वाधिक होती है। ये
मैं आपको बता चुका हूँ, कपास के बारे में बता चुका हूँ, इसे सफेद सोना बोला जाता है। और कपास का जनक किसे बोला जाता है साथियों? सिंधु सभ्यता को कपास का जनक बोला जाता है। आइए अगली बात करते हैं। अगले प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? परवा मृदा को पड़वा या पड़ुआ भी कहा जाता है। दूसरा विकल्प जो कथन है, इस मृदा में ज्वार या ज्वार यानी खरीफ की फसल है और चना यानी रबी की फसल है उगाई जाती है। कह रहा केवल एक सही है, एक और दोनों सही है, केवल दो सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साहब इसका उत्तर क्या होना चाहिए? बी, यानी परवा को पड़वा पड़वा भी कहा जाता है। और इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है? ज्वार और खरीफ दोनों उगाई जाती है। ज्वार में यानी खरीफ और रबी की फसल दोनों उगाई जाती है। ज्वार और चना याद रखिएगा आप। अगला 34वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? परवा मृदा को पड़वा या परवा मृदा कहा जाता है। ये प्रश्न रिपीट हो गया है, इसका उत्तर क्या होना चाहिए साहब? बी ही होना चाहिए, ये प्रश्न रिपीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कह रहा राकर मृदा लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा है जो सामान्यतः पर्वतीय या पठारी ढालों पर पाई जाती है। बिल्कुल कथन ठीक ठाक है। और इस मृदा में तिल और चने की खेती की जाती है। ये भी बिल्कुल कथन सही है। इसका उत्तर क्या होना चाहिए साहब? बी। अगली बात करते हैं 36वें प्रश्न की, कि लाल मृदा में नाइट्रोजन, जीवाश्म, फास्फोरस तथा चूने की मात्रा की कमी होती है। बिल्कुल सही कथन है। यह मृदा मिर्जापुर, झांसी, चंदौली आदि जिलों में पाई जाती है। बिल्कुल कथन ठीक है। और इसका उत्तर क्या होना चाहिए साथियों? इसका उत्तर सी होना चाहिए। एक और दो दोनों सही हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में यमुना के बीहड़ों में कौन सी मृदा पाई जाती है? परवा, भोंटा, माड़ या लाल मृदा? तो साथियों कौन सी मृदा पाई जाती है? परवा मृदा। अगली बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में किसे करेल कपास मृदा कहा जाता है? लाल मृदा को, बांगर मृदा को, खादर मृदा को या रेगुर मृदा को? तो ये काली मिट्टी का ही रूप है, तो इसे क्या हम लोग बोलते हैं? रेगुर मृदा। और मैंने आपको बताया था काली मिट्टी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या बोला जाता है? चरनोजम मृदा। आइए 39वां प्रश्न भी देख लेते हैं, कि हल्की दोमट बलुई मृदा भूड़, जिसे क्या कहा जाता है? भूड़, उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? दक्षिण पठारी क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गंगा यमुना एवं उसके नदियों के क्षेत्र में, भाबर क्षेत्र में? तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? सी। कहाँ पाई जाती है? गंगा यमुना और उसके नदियों के क्षेत्र में पाई जाती है। अगली बात करते हैं 40वें प्रश्न की, कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली कौन सी मृदा रेगुर के समान होती है? कौन सी मृदा रेगुर के समान होती है? माण मृदा, भोंटा मृदा, राकर मृदा, पड़वा मृदा? तो याद रखो भैया साथियों, कौन सी मृदा होती है? माण मृदा रेगुर के समान होती है, यानी काली मिट्टी के समान होती है। इसका उत्तर क्या होना चाहिए? ए सही होना चाहिए। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की लवड़ी मृदा या क्षारी भी हो सकता है इसमें सवाल। उत्तर प्रदेश की लवड़ी या क्षारी में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स, लिथोफाइट, जेरोफाइट या क्रायोफाइट? तो साथियों इसका उत्तर क्या है? हेलोफाइट। लवड़ी मृदा या क्षारी मृदा में उगने वाली वनस्पति को किस नाम से हम लोग जानते हैं? हेलोफाइट्स। अब आपके सामने 3 प्रश्न मैं और दे रहा हूं, कि लिथोफाइट जो वनस्पति है वो किस प्रकार की मृदा मृदा में उगती है, और जेरोफाइट वनस्पति किस प्रकार की मृदा में उगती है, और क्रायोफाइट मृदा जो वनस्पति है वो किस मृदा में यानी मिट्टी में उगती है? इसके जवाब दीजिए। आपको मैंने 6 सवाल दिए हैं। कौन कौन से सवाल दिए हैं आपको फिर मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ। तैयारी का स्तर पहचानिए और कमेंट करके मुझको बताइए कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। इसका उत्तर दीजिए। मैंने आपको पूछा कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, पीली मिट्टी का रंग पीला क्यों होता है, काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, और मैंने बताया कि लिथोफाइट वनस्पति किस प्रकार की मिट्टी में उगती है, और जेरोफाइट
वनस्पति किस प्रकार की मिट्टी में उगती है? और क्रायोफाइट वनस्पति किस प्रकार की मिट्टी में उगती है? ये आपके सामने 6 मैंने प्रश्न दिए हैं। इसका कमेंट जरूर से जरूर करें। साथियों, अगर आप मेरे चैनल के नए मेहमान हैं तो चैनल को ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें। ये तो बात की बात है, अच्छी बात है। और अपने उन दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं किसी परीक्षा की। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।